नमस्ते दोस्तों, हिंदी भाषा अध्ययन में आपका स्वागत है। आज हम यहाँ कहानी भोर से पहले इसको पढ़ेंगे। ये कहानी अमृत राय द्वारा लिखित है और ये एसएसबी के सिलेबस में भी है। आइए पढ़ते हैं कहानी भोर से पहले। सवेरे का वक्त है। गंगा स्नान के प्रेमी अकेले और दुकेले और 4-4, 6-6 के गुच्छों में गंगा तट से लौटकर 1000 मेद के तरकारी वालों और मेवा फरोशों से उलझ रहे हैं, मोल तोल कर रहे हैं। दुकानें सब दुल्हनियों की तरह सजी बजी खड़ी है। कहीं चाय वाला चाय के शौकीनों को गाढ़े कत्थे रंग के चाय पिला रहा है, कहीं पान वाला चांदी का बरक लगा बीड़ा और खुशबूदार जर्दा किसी ग्राहक को पकड़ा रहा है। एक जगह बंगला अखबारों वाला युगांतर और आनंद बाजार की हाँक लगा रहा है। सबके चेहरे पर, सबके कपड़ों में, सबकी बोली में अजब एक ताजगी है। सुनहली धूप फैल गई है जो इस बसंती मौसम में एक खास रंग भर रही है, जो कि तंदुरुस्ती का रंग है, जिसके बीच CND का अंग्रेजी दवाखाना और ढेरों आयुर्वेद औषधालय इस समय इंदुभूषण को अच्छे मालूम पड़ते। लेकिन थोड़ा ही थमकर विचार करने पर इंद्रभूषण को ये समझते देर नहीं लगती कि इस वक्त फिज़ा की जो रंगत उसे दिखाई दे रही है वह हर वक्त नहीं रहती। वह तो घंटे 2 घंटे की बाहर है और उसके बाद तो फिर जहाँ जिंदगी की और सभी खटर पटर है वह हारी बीमारी भी है ही। इंदुभूषण को बगल में एक आवाज़ सुनाई दी, कहिए महाशय जी। इंदुभूषण को इसका जरा भी गुमान नहीं था कि यह वाक्य उसी पर फेंका गया है, लिहाजा वह अपने विचारों के प्रभाव में अपनी उसी धीमी चाल से आगे घाट की ओर बढ़ता रहा। इंदुभूषण को अपनी ओर मुखातिब न होते देखकर वह काफ़ी गठी हुई सी मगर अब झूली झूली मांसपेशियों का अधड़ ठिगना सा गंदुमी रंग का आदमी एक हाथ में कुछ साग और बैंगन वगैरह एक छोटे झोले में और दूसरे हाथ में 1.5 पाव आध शेर का रोहू का बच्चा लिए सामने आ खड़ा हुआ। बोलिए ना, कैसा है आप? हम आपको आवाज़ दिया, आप सुना नहीं? इंदुभूषण ने उसे पहचाना नहीं। उस व्यक्ति की हुलिया से, खासकर उसकी बाईं आंख की फुली से इंदुभूषण को ये चेहरा कुछ पहचाना हुआ सा तो लगा। वह इतना कि हाँ, यह शक्ल कहीं देखी है, मगर कब और कहाँ यह बिल्कुल याद नहीं पड़ता। इसी विस्मृति की रेखा को पकड़कर उस व्यक्ति ने इंदुभूषण के कुछ भी कहने के पहले कुछ मुस्कुराकर अपनी झेप मिटाते हुए कहा, आप हमको पहचाना नहीं? हम आपका पड़ोसी, आपका टोला में हमारा भी बाड़ी। अब इंदुभूषण को एक एक करके सभी बातें याद आ गई। अभी उस रोज यही बंगाली बाबू तो उस झोर पर बाले पीले मकान में आए हैं। अभी 7 दिन भी तो हुए न होंगे ये और इनकी 3 लड़कियां। याद आ गया बंगाली बाबू, ज़रा देर लगी, माफ़ कीजिएगा, पहले कभी भेंट नहीं हुई थी इसी से। कहिए, घर में अच्छी तरह जम तो गए अब? घर अच्छा है ना? बाहर से तो अच्छा लगता है। एक रकम भालो बाड़ी, हम लोग परिवार भारू नहीं होए। आपके साथ बस आपकी 3 कन्याएं हैं शायद? उत्तर में उस व्यक्ति ने अजीब ढंग से मुस्कुरा दिया और अपने अगल बगल देखकर कहा, हाँ मोसाई, और कोई नहीं, दूसरा कोई नहीं। मोसाई, आपका नाम? इंदुभूषण, और आपका? बेनी माधव बोस। फिर जरा देर के बाद बंगाली बाबू बोले, हम सोचा आप हमारा पड़ोसी, हम आपसे हमारा आलाप नहीं होने से नहीं चलेगा। आप बुरा तो नहीं मान गया? दुबला पतला गोरा सा इंदु
अभी तरुणाई की उस मंजिल में है जब हर नौजवान के दिल में किसी तरुणी के निकट परिचय की भूख रहती है, जब उसे ऐसे किसी साथी की ज़रूरत होती है जिसके साथ वह अपनी नई उम्र की उस अजीब तंग करने वाली कसमसाहट को बांट सके। शायद इसीलिए बेनी माधव से मिलकर उसे मन ही मन कुछ गुदगुदी सी महसूस हुई। आते जाते उसने 2-3 बार उन लड़कियों को खिड़की में खड़े देखा था। इतवार का दिन था, सवेरे का वक्त। वह घर के सामने सहन में डेक चेयर डालकर लेटा एक कहानी की किताब पढ़ रहा था। अभी अभी उसने एक कहानी खत्म की थी और किताब बंद करके वैसे ही लेटा हुआ सूनी निगाहों से सामने की ओर देख रहा था। कहानी की नायिका ने संख्या खाकर आत्मघात कर लिया था और उसकी आंख के सामने उसी का उदास मुरझाया हुआ चेहरा घूम रहा था और कान में उसी के आखिरी शब्द बज रहे थे, मैं जी नहीं सकी इसलिए मर रही हूँ। इंदु का नौजवान मन इस बात को समझ ही नहीं पा रहा था कि उस लड़की ने संख्या क्यों खाई। संख्या खाना ही क्या उसके लिए अंतिम राह बन गई थी? क्यों मरी वह? उसने क्यों नहीं कहा मैं ऐसे समाज को लात मारती हूँ? साहस, संख्या खाने का साहस था। उसका मन नायिका के आत्मघात पर विफल आक्रोश से भर रहा था। विफल आक्रोश इसीलिए कि खुद उसके मन में कहीं पर यह चोर था कि समाज को लात मारने की बात कहना जितना आसान है, लात मारना उतना आसान नहीं है। अभी वह इसी कसमकस में था कि बेनी माधव बाबू फाटक में दाखिल हुए। वही धोती और मेली सी पूरी बाह की कमीज पहने जो कभी सफ़ेद रही होगी। किसी नए घर में पहले पहल दाखिल होते समय जो झिझक आदमी को होती है, वही झिझक बेनी माधव बाबू को भी हो रही है। फाटक खोलकर वह अंदर दाखिल हुए थे और आगे बढ़ने के पहले अपने इर्द गिर्द चौकन्ने खरे की तरह देख रहे थे कि इंदु भूषण ने उठकर उनका स्वागत किया। आइए बंगाली बाबू, आज इधर कैसे भूल पड़े? बंगाली बाबू ने वहीं से कहा, धन्यवाद धन्यवाद, आप ठीक तो हैं? इंदु का स्वास्थ्य ताज़ा चेहरा बेनी माधव बाबू के इस नीरे शिष्टाचार वाले सवाल का सबसे अच्छा जवाब था। उन्हें कुर्सी देते हुए इंदु ने कहा, जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप अलबत्ता कुछ कमज़ोर दिखाई दे रहे हैं। बेनी माधव बाबू ने कहा, अपनी तो जानने इंदु बाबू, आप तो जानता हमारा जिंदगी। जो बात हमारी सहानुभूति उभारने के लिए ही कही गई हो, उसे सुनकर सहानुभूति के 2 शब्द न कहना बहुत मुश्किल होता है। इंदु ने कहा, सचमुच बड़ी कठिन जिंदगी है आपकी। आपकी बड़ी लड़की की क्या उम्र होगी बंगाली बाबू? बेनी माधव इस सवाल का आशय कुछ खास नहीं समझे, लेकिन इतना जरूर उनके मन में कोंधे की तरह की चमक गया कि इस आदमी के आत्मीयता बढ़ाने के लिए इस मौके का इस्तेमाल होना चाहिए। बेनी माधव बाबू ने अगल बगल देखकर बहुत दबे हुए स्वर में कहा, जैसे कोई गोपनीय बात कह रहे हो। जिस लड़की का बात आप कर रहा है इंदु बाबू, उसका उम्र 20 साल है। उसका नाम माधवी है। उससे छोटा जो लड़की है उसका नाम पुतुल है। उसका उम्र 18 साल है। और हासी, वो तो अभी बच्चा है, कहकर वह झेप मिटाने जैसी हंसी हंसा, एक विचित्र खोखली हंसी। इंदु को इतने नफसीली जवाब की उम्मीद न थी। वह तो यूं ही उसने सहानुभूति बस पूछ लिया था, ये समझकर कि शायद सयाने लड़के की शादी की चिंता में ही बंगाली बाबू घुले जा रहे हैं, और बंगाली बाबू थे कि वंश वृक्ष ही खोल कर बैठ गए। इंदु को इस चीज़ में कुछ उलझन ही महसूस हुई, मगर उसने कुछ कहा नहीं। थोड़ी देर चुप बैठा उन्हें देखता रहा, फिर बोला,
अच्छा बंगाली बाबू, अब आज्ञा दीजिए, मुझे एक जगह जाना है। और कुर्सी पीछे को सरकाई। इंदु को उठता देखकर अभी बंगाली बाबू को उलझन हुई। अभी तो बात का सिलसिला ठीक से जम भी नहीं पाया और यह आदमी उठकर चला जा रहा है। काम की बात अभी हुई ही नहीं और जैसे शब्द मछली के कांटे की तरह गले में फंस रहे हो, बात उनके मुंह तक आ आकर रुक जाती थी। अपनी लड़कियों की चर्चा निकालने में भी उनका मकसद यही था कि ये जो मछली का कांटा उनके गले में फंस रहा है, उसे पानी के सहारे नीचे उतार दे। इतने में ही इंदु कुर्सी से उठ गया। उसकी देखा देखी बंगाली बाबू भी कुर्सी से उठ तो गए, मगर इंदु की नज़र बचाते हुए दूसरी ही किसी तरफ देखते खड़े रहे। इंदु समझ गया कि बंगाली बाबू मुझसे कुछ कहना चाहते हैं और जो कह नहीं पा रहे हैं। इंदु ने उन्हें सहारा देने की गरज से कहा, मेरे योग्य और कोई सेवा बंगाली बाबू। डूबते को तिनके का सहारा मिला। कभी कभी बात को बगैर घुमाए फिराए सीधे सीधे कह देना ही कुल मिलाकर आसान पड़ता है। कुछ यही सोचकर बंगाली बाबू ने अगल बगल देखकर कुछ सहमे से स्वर में कहा, आप हमको 10 रुपया देने सकेगा? आपका रुपया हम एक सप्ताह किंवा 15 दिन में फेरोत दे देगा। आज हमारा भीषण तागिद। इंदु ने कुछ कहा नहीं। अंदर से 10 रुपये का एक नोट लाकर बंगाली बाबू के हाथ में दे दिया और नमस्ते करके फौरन अंदर चला गया। उसको इस ख्याल से ही घुटन होती थी कि ये आदमी जो गरज का मारा मेरे पास आया है, इस 10 रुपये को पाकर मेरे सामने खिस निपोरेगा। लेकिन अंदर जाकर इंदु तत्काल फिर बाहर आया। वह चलते चलते बंगाली बाबू से ये कहना चाहता था कि वे अपनी लड़कियों को इस बात के लिए रोक दें कि खिड़की में बहुत न खड़ी रहा करे, क्योंकि शहरों में तो फिर आप जानते ही हो। उसके बाहर आने आने तक बेनी माधव बाबू फाटक के बाहर हो चुके थे। उसने उन्हें पुकारना ठीक नहीं समझा। सोचा फिर कभी कह दूंगा। कई दिन बीत गए। गोधूली का समय था। इंदु कॉलेज से लौट रहा था। आज उसे लाइब्रेरी में बहुत देर लग गई थी। उसका घर पक्के डामर की सड़क से कोई 150 गज भीतर को हटकर है। जहाँ डामर की सड़क छोड़कर उबड़ खाबड़ कच्चे रास्ते में दाखिल होते हैं, ठीक वहीं बेनी माधव बाबू वाला पीला मकान है। पुतुल दरवाजे पर ही खड़ी थी। पुतुल ने उसे आवाज़ दी, इंदु बाबू। इंदु कुछ झिझकते हुए उसके पास गया। पुतुल ने हल्के से मुस्कुराकर कहा, इंदु बाबू, आप कभी हमारे घर नहीं आते? इंदु ने अपने मन में कहा, लगता है बंगाली बाबू ने मेरा पूरा परिचय अपने घर वालों को दे दिया है। ये बात उसे अच्छी भी लगी। इंदु ने कहा, जो मौके की बात होती है वैसे मैं आने की कोई दिन से सोच रहा था, और मुस्कुराया। इंदु की मुस्कुराहट से पुतुल के दिल में एक धक्का सा लगा। बोली, आइए। इंदु ने कहा, अभी नहीं, घर पर लोग बाट देख रहे होंगे। हो सकता है तो 1-1.5 घंटे बाद आऊँगा। पुतुल ने उसी अंदाज में कहा, जरूर आइएगा, और फिर मुस्कुराई। इंदु वहाँ से चला तो उसके पैर हल्के पड़ रहे थे। घर में दाखिल होते ही एक छोटा सा साइबान था जो बिल्कुल अंधेरा पड़ा था। उसमें एक टूटी हुई कुर्सी एक कोने में पड़ी थी। वहाँ बेनीमाधव बाबू को न पाकर इंदु को और आगे बढ़ने में झिझक मालूम हुई। साइबान के बाद ही एक बहुत सीला हुआ सा आंगन था, जिसमें एक अंधी सी लालटेन एक तरफ को रखी हुई थी, जिससे लाल लाल रोशनी निकल रही थी। लोहे का एक जंगला ही आंगन की छत थी। एक अलगनी पर 3-4 कपड़े सूख रहे थे। एक लाल पाड़ की साड़ी, 2 पेटीकोट, 2-3 वॉडिस। इंदु की हिम्मत और आगे बढ़ने की नहीं हुई। उसने आंगन में पैर रखते ही आवाज़ दी, बंगाली बाबू है?
माधवी नीचे ही थी। इंदु की आवाज़ सुनी, बोली, आइए इंदु बाबू। इंदु ने पूछा, बेनी माधव बाबू नहीं है? माधवी ने कहा, कहीं गए हैं, अभी लौट आएंगे, आप ऊपर चलिए। और पुतुल को आवाज़ दी, पुतुल, तुम्हार इंदु बाबू एसेचन। आंगन की बातचीत सुनकर पुतुल खुद ही नीचे आ रही थी। बोली, चलिए इंदु बाबू। इंदु ने मुस्कुराकर उसे उसका जवाब दिया, फिर कहा, अच्छा, मैं फिर किसी रोज़ आऊँगा। और चलने की हुआ, लेकिन पुतुल ने आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ लिया और उसे अपनी तरफ खींचते हुए बोली, आप ऊपर चलिए ना इंदु बाबू, बाबा आते होंगे। इंदु के पैर अब भी आगे नहीं बढ़े। पुतुल ने रूठने के अंदाज में होठ निकालते हुए कहा, आप इतने डरता क्यों हैं इंदु बाबू? आप तो पुरुष मनुष्य है और हम तो लड़की, आप क्यों डरता? और एक प्रकार से उसे खींचते हुए ऊपर ले चली। बाएं बगल से ही जीना था संकरा सा। ऊपर जाकर इंदु ने देखा कि अगल बगल 2 कोठरियां हैं। दोनों में एक एक खाट पड़ी हुई है और दोनों में एक एक डिबरी चल रही है। पुतुल ने कोठरी में दाखिल होते ही चटपट बिस्तर की चादर की सल दूर की और इंदु की ओर ताकते हुए कहा, आइए ना इंदु बाबू, यहाँ डरने का कोई बात नहीं है। आप यहाँ बैठिए, बाबा अभी आएगा, थोड़ा अपेक्षा करने होगा। इंदु का मन बार बार हो रहा था कि उतर कर भाग जाए, लेकिन पैर जैसे बंद से गए थे। जाकर पुतुल के बिस्तर पर बैठ गया। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। पुतुल ने ढिबरी स्टूल पर से हटाकर ताक पर रख दी और स्टूल वहीं पास ही खींचकर बैठ गई। 1-1.5 मिनट तक पूर्ण निस्तब्धता रही। फिर उसे भंग किया पुतुल ने, इंदु बाबू, आप बहुत बुरे हैं, और मुस्कुराई। इंदु का दिल और जोर से धड़कने लगा। उसने कोई जवाब नहीं दिया और वैसे ही सिकुड़ता सिमटा बैठा रहा। और फिर चंद लम्हों के लिए खामोशी छा गई। आपका ब्याह हुआ है इंदु बाबू? इस बेतुके के सवाल का संदर्भ उसकी समझ में नहीं आया, लेकिन इसका जवाब आसान था। शायद इसी ख्याल से उसने कहा नहीं। पुतुल ने उसके जवाब में कहा और मुस्कुराई। इंदु ने अपने मन में कहा, जरा इसे देखो तो कैसे कर रही है। मुझे नीरा मिट्टी का लोंदा समझ लिया है इसने क्या? कैसी अजीब लड़की है। और एक बार बहुत जोर से उसका जी हुआ कि इस लड़की को, जो अभी इतनी जवान है और जो सिर्फ उसे सताने के लिए उसके बगल में बैठकर इस तरह मुस्कुरा रही है, उठाकर इसी बिस्तर पर पटक दे और उसे किसी जगह पर ऐसा हबोका कर काट ले कि खून निकल आए। मगर उसने जब्त किया। अब तक सारी परिस्थिति कुछ कुछ उसकी पकड़ में आने लगी थी और एक अजब खिन्नता उसके मन में भर रही थी। इसी तरह कोई 10 मिनट गुजर गए। तब तक बगल की कोठरी से किसी पुरुष कंठ की भनक इंदु के कान में पड़ी। उसने पुतुल से कहा, देखिए बेनी माधव बाबू शायद आ गए। पुतुल ने इस बार एक भिन्न प्रकार की हंसी के साथ कहा, नहीं इंदु बाबू, वह तो माधवी का दोस्त है नलिन। एकाएक इंदु बिस्तर से उठ खड़ा हुआ। पुतुल भी उठ खड़ी हुई। उसके चेहरे पर न जाने कैसी घबराहट लिखी हुई थी। जाइएगा, चले जाइएगा, अभी से क्यों? आप बाबा को 10 टाका दिया था ना? नहीं नहीं नहीं, पुतुल ने मान करने के अंदाज में कहा और अपने जलते हुए होठ हिंदू के होठ पर रख दिए। ये सब ऐसा बिजली की तरह हुआ कि इंदु एकदम बौखला गया। मगर तो भी उसे लगा कि जैसे किसी ने उसके होठ पर अंगारा रख दिया हो। गुस्से से उसकी आंखें लाल हो गई और नथने फड़कने लगे। उसने झटका देकर पुतुल को अलग किया और मजबूत हाथों से उसके कंधों को पकड़कर पूरी ताकत से उन्हें झकझोरते हुए भारी करक आवाज़ में चिल्लाकर उसने कहा, हाँ दिए थे, इसी के लिए दिए थे। तुम उसे चुकता करोगी, तुम उसे चुकता करोगी। कहते हुए उसने जोर से उसे धक्का दिया और पुतुल जाकर सीधी खाट की पाटी पर गिरी। इंदु ने ढिबरी लेकर जमीन पर
पटक दी और कोठरी के किवाड़ों को झपट से बंद करता हुआ तेजी से कमरे के बाहर हो गया। झपाटे से दरवाजे का बंद होना सुनकर माधवी अपनी कोठरी से निकल कर आई। इंदु चला जा रहा था और पुतुल पाटी से लगी लगी सिसक रही थी। उसके शरीर को भी कुछ चोट लगी थी, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा और असल चोट लगी थी उसके मन को। और वह चोट सिर्फ इतनी नहीं थी कि इंदु ने उसका अपमान किया है। माधवी ने पुतुल का हाथ पकड़कर उठाने की कोशिश करते हुए कहा, पागल हो गई है पुतुल, वह चला गया जानवर, उजड़ गवार। पुतुल को माधवी के संवेदना के ये शब्द जहर जैसे लगे। उसने आंखें उठाकर 1 मिनट अपलक देखा और आदेश के स्वर में कहा, दीदी तुम यहाँ से चली जाओ। आगे की कहानी हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।